सो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 2 सितंबर 2022 और जो हम डॉन का पहला एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इम्पैक्ट क्या होता है? असर। और इन्होंने पूछा है कि भाई ये बड़ी ये सनतें हैं हमारे पास, उस पर क्या क्या असर होगा, ये इतने सैलाब आए हैं क्योंकि ज़ाहिर है इतनी वो ख़राब सूरत हाल हो गई है। पहले ही हमारी माशी सूरत हाल इतनी ख़राब थी और उसके बाद जो है ना अब ये जो सैलाब आया है और इतने ज़्यादा ये नुकसान हुआ है, तो इससे रही कई कसर भी पूरी हो गई है। तो उस हवाले से मैं बताया कि भाई इंडस्ट्री पे क्या असरात होंगे। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, द इकोनॉमिक पिक्चर इमर्जिंग इन द मिड्स ऑफ द एक्सटेंसिव डेवस्टेशन कॉज्ड बाय दिस ईयर्स अनप्रेसिडेंटेड मानसून रेन्स and flooding in vast parts of the country is very similar to the one seen during the COVID-related restrictions in 2020। उनका जो इकोनॉमिक पिक्चर है, माशी आप कह लेंगे जी सूरत हाल है, यो क्या है, इमर्जिंग इन द मिड्स ऑफ, यो सामने आ रही है इस दौरान। ये एक्सटेंसिव डेवस्टेशन है, ये बड़े पैमाने पर तबाही है, कॉज्ड बाय, किस वजह से हुई है? दिस ईयर्स अनप्रेसिडेंटेड मानसून। इस साल जो अनप्रेसिडेंटेड मानसून, अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसकी माजी में कोई मिसाल ना मिलती हो, तो वो जो मानसून बारिशें आई हैं और फ्लडिंग आई है, सैलाब आया है इन वास्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के बेशतर हिस्से में जो सैलाब आया है इज़ वेरी सिमिलर। उनका ये इकोनॉमिक पिक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसी ही है टू द वन, कैसी, सीन ड्यूरिंग द कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, जिसे देखा गया था कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस में 2020 में। तो मतलब तब भी देखें माशी सूरत हाल कितनी ख़राब थी और अब भी कितनी है, तो वही बता रहे हैं कि अब और तब में है ना वो क्या है, ममासलियत है। अच्छा, while the demand destruction may not be as intense or across the board as the one induced by the global pandemic, the deluge triggered by the climate change shows that the economy is going to slow down significantly in the near to medium term। उनका जबकि वो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, डिमांड डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए ना, जो आम लोगों के क्या है पहुँच से दूर हो जाए, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वो जो चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं वो उतनी इंटेंस, उतनी ज़्यादा ना हो अक्रॉस द बोर्ड हर जगह, एज द वन इंड्यूस्ड बाय द ग्लोबल पेंडेमिक, यानी जिसका जैसे हमें पड़ा था ग्लोबल पेंडेमिक के तौर पर पूरी दुनिया को जिसने अपनी माशी तौर पर अपनी लपेट में लिया था कोविड ने। लेकिन उन्होंने कहा डिल्यूज ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा ये डिल्यूज है, ये इतने बड़े पैमाने पर सैलाब आया है, ट्रिगर्ड बाय किस वजह से? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आया सैलाब। शोज वो दिखाता है दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली, कि जो मीशत है वो क्या है, स्लो डाउन कर जाएगी सिग्निफिकेंटली, बड़ी हद तक, इन द नियर टू मीडियम टर्म। नियर टू मीडियम टर्म में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ मुतासर होंगी। उन्होंने कहा जी, दैट कार मेकर्स, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टील प्रोड्यूसर्स आर ऑलरेडी टेम्पररीली शटिंग डाउन देयर प्लांट्स बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग डिमांड इज जस्ट वन साइन ऑफ हाउ द इकोनॉमिक लैंडस्केप इज शेपिंग अप। उन्होंने कहा ये कि कार मेकर्स हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, वो पहले ही क्या है आर्जी तौर पे शट डाउन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपने प्लांट्स, क्योंकि जो डिमांड है वो क्या श्रिंक कर रही है, श्रिंक करती हुई डिमांड है, यानी कि इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं। इज़ जस्ट वन साइन। उन्होंने कहा वो सिर्फ एक साइन है, वो दिखाता है किस तरह जो लैंडस्केप है वो शेपिंग अप हो रहा है, कि मतलब किस तरीके से हमारे पास माशी तौर पे ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन पे इम्पैक्ट आ रहा है। The impact of reduction in demand will not remain confined to large industries। अच्छा, अब ये तो इन्होंने बात की थी, कार मेकर्स की बात की, फिर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स की बात की, फिर इन्होंने स्टील प्रोड्यूसर्स की बात की, लेकिन उन्होंने कहा ये जो इम्पैक्ट है, असर है, रिडक्शन, कमी का डिमांड में, विल नॉट रिमेन, वो नहीं रहेगा कन्फाइंड, महदूद, टू लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज तक महदूद नहीं रहेगा। इट विल सून स्प्रेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, के ये फैल जाएगा कहाँ तक, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज पे भी, एंड अदर बिजनेसेस टू, और दूसरे बिजनेस पे भी। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि जी ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कार मेकर्स, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स, स्टील प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक महदूद रहेगा, बल्कि उन्होंने कहा ये जी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ और ये दूसरे बिजनेसेस हैं, वहाँ तक भी ये फैल जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी, torrential rains and flash floods have ravaged the country at a time when the economy was already facing strong headwinds, and the government was taking measures to stabilize it under IMF oversight and putting curbs on imports, including industrial raw material and spare parts, to close the burgeoning trade gap and hold down the expanding current account deficit। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा, ये बारिशें आई हैं, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उसने बिल्कुल तबाही ले आया है मुल्क में, उस टाइम पे जब वो मीशत थी वो पहले ही सामना कर रही थी हेडविंड्स का, यानी कि मतलब हमारे पास ग्रोथ बहुत अ, थोड़ी थी। ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे इकदाम कर रही थी कि इस्तेकाम लाया जाए, आईएमएफ ओवरसाइड में, आईएमएफ की निगरानी में है ना, वो इस्तेकाम लाया जाए और पुटिंग कर्ब्स और पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, पाबंदियाँ लगाई जाएँ इंपोर्ट्स पे, और उसमें शामिल था इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स, ताकि वो बहुत बड़ा ट्रेड गैप है उसको क्या है, उसको बहुत बड़ा ये ट्रेड गैप है उसको क्या है, बहुत बड़ा जो ट्रेड गैप है उसको क्लोज किया जाए, और
बरकरार रखा जाए, और मतलब किसी तरह कंट्रोल किया जाए जो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट है। With over 5,000 kilometers of roads and bridges swept away by flood waters across the country, और ये बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है कि 5,000 किलोमीटर जो है रोड्स और ब्रिजेस हैं वो बिल्कुल सैलाब की वजह से बिल्कुल आप कह लें कि जी मिट गई हैं, अपने साथ बहा के ले गए जो पानी का रेला है पूरे मुल्क में। तो उन्होंने कहा ये डैमेज कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है कंपनीज को कि वो ट्रांसपोर्ट करें अपने गुड्स को फॉर डिलीवरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं गुड्स। Flood related crop losses, which many analysts expect to be massive, are going to dampen demand and retard growth prospects further during the present fiscal year. उन्होंने कहा ये फ्लड रिलेटेड क्रॉप लॉसेस है, जो क्या है जो काफ़ी ज़्यादा जो एनालिस्ट हैं ऑब्जर्वर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो बड़े पैमाने पे होगा, मैसिव होगा, और ये क्या है डिमांड को कम करेगा, और कम हो जाएगी हमारे पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मजीद कम हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रेजेंट फिजिकल ईयर, इस मौजूदा फिजिकल ईयर में। ठीक है, ये बता रहे हैं किस तरीके से ये असरअंदाज होगा, न सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज पे छोटी इंडस्ट्रीज पे होगा, और फिर ये हमारे पास ये हुआ है ना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये तबाह हुआ है, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि ये कंपनी और ज़्यादा मुश्किल बना देगा कि वो अपनी गुड्स जो है ना वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अच्छा हम कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जैसे कि इकॉनमी है ना वो मुश्किलात का शिकार है कि वो रिकवर करे इस लिक्विडिटी क्राइसिस से, तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सुकड़ना, किसमें पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद इकोनॉमिक लॉसेस कॉज्ड बाय द फ्लड्स इज लाइकली टू डिले द रिवाइवल ऑफ ग्रोथ फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन इनिशियली एंटिसिपेटेड। अब ज़ाहिर है जब मीशत आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होगी तो उस टाइम पे जो है ना पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो भी जो है क्या है वो मतलब ज़ाहिर है लोग नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ये भी क्या होगी वजह बनेगी, डिले आएगा, ताख़ीर होगी इस रिवाइवल में ग्रोथ के फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन इनिशियली एंटिसिपेटेड, क्योंकि जैसे जैसे तबाही बढ़ती जा रही है तो ये पहले सोचा गया था कि भाई इस पीरियड तक जो है ना वो हमारे पास जो है वो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अब जो है ना उस पीरियड से ज़्यादा जो है ना हमें ऐसा टाइम देखना पड़ेगा जिसके बाद जाके कहीं रिकवरी होगी, और पहले जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कम टाइम होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब जो हालात चलते आ रहे हैं तो अब ऐसा लगता है कि टाइम उससे और ज़्यादा लगेगा जैसे पहले एंटिसिपेट किया गया था। Jim Kennedy, on top of that, it is feared that the recession building up in developed economies will put further pressure on our deteriorating economic situation. और का दूसरा खतरा यह है कि रिसेशन जो हमें डेवलप्ड इकॉनमीज में देखने को मिल रही है वो मजीद प्रेशर डाल देगी हमारे ख़राब होते माशी सूरत हाल पे, और इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा सारे फैक्टर्स का हमारी मीशत पे, उन्होंने कहा ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, यानी कि हर जगह होगा, विद इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन टेकिंग द बिगर हिट। और ज़्यादा मुतासर कौन कौन से हमारी सेगमेंट होंगे, इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, और इन सेक्टर में ज़्यादा नुकसान होगा। The reduction in the output of large-scale industry and major kharif crops will also significantly affect both small manufacturers and the services sector. उनका जो कमी होगी आउटपुट में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की और जो हमारी मेजर खरीफ क्रॉप्स है वो बहुत हद तक जो है ना असरअंदाज होगी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स पे और सर्विसेज सेक्टर पे। अच्छा, पेंडेमिक में क्या हुआ था? ड्यूरिंग द पेंडेमिक द IMF as well as other multilateral lenders had stepped up to help poor nations like Pakistan and generously finance them to protect their economies and people from the impact of the global lockdown. उनका पेंडेमिक के दौरान IMF और साथ ही साथ जो दूसरे मल्टीलैटरल लेंडर्स थे उन्होंने क्या है अपनी कोशिश तेज़ कर दी थी ताकि गरीब नेशंस की, गरीब मुल्कों की मदद की जाए जिस तरह पाकिस्तान है, और उन्होंने बहुत आप कह लें जी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया था कि उनको फाइनेंस किया था ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, हिफाजत की जा सके उनकी मईशत की और लोगों की, किस हवाले से कि जो इम्पैक्ट था, असर था ग्लोबल लॉकडाउन का। और उनका उसी टाइम जो है ना द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक हियर हैड इम्प्लीमेंटेड सेवरल इनिशिएटिव्स टू हेल्प बिज़नेसेस स्टे अफ्लोट। और उन्होंने कहा उसी टाइम जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक थे उन्होंने नाफिज किए थे ऐसे इनिशिएटिव्स ताकि बिजनेस है ना वो क्या है डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, सेव जॉब्स एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने जॉब्स बचाई थी और इनकरेज किया था इन्वेस्टमेंट को। उन्होंने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मल्टीलैटरल एजेंसीज लैंडिंग अ हैंड इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशंस माइट बी अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कहा ऐसी उम्मीद रखना कि जी जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वो क्या है मदद करेंगी रिहैबिलिटेशन में इस फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन का। उन्होंने कहा कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, बट विल द IMF अलाउ द गवर्नमेंट टू डाइग्रेस फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इट रिसेंटली रिस्टोर्ड लोन फैसिलिटी। अब बहुत तरीन अहम सवाल पूरे एडिटोरियल का, सबसे अहम दो लाइनें कि जी क्या IMF इजाज़त देगी गवर्नमेंट को कि वो क्या है डिविएट कर जाए उन कंडीशन से, हालिया
तोड़ हमारी बहाल हुई, हमारी लोन फैसिलिटी, उसकी जो कंडीशंस हैं, तो उसको वो कह सकती है आईएमएफ कि अच्छा भाई आपके हालात हमने तो ठीक है, हमने ये टफ कंडीशंस रखी थी, लेकिन क्योंकि अब आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो आप थोड़ा-सा डिविएट कर लो, आप जो हमने आपको कंडीशंस दी थी वो ना पूरा करो। और उसका जवाब क्या दिया है 2 लफ्ज़ों में, नॉट लाइकली, कि ऐसा मुमकिन नहीं है, आपके जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हो जाए, सैलाब आ जाए, जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, जो कंडीशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो आईएमएफ नहीं इजाज़त देगी गवर्नमेंट को कि आप डिविएट करो उन कंडीशंस की जिसकी बुनियाद पे जो है ना हमारा लोन रिस्टोर हुआ है, ठीक है? तो ये काफ़ी जो लोगों के ज़हनों में सवाल है कि भई क्या असरात होंगे इस पूरे जो हमारे पास सैलाब आया है और इसके बाद इंडस्ट्री पे क्या असरात होंगे, उस हवाले से हमारा आज का एडिटोरियल नंबर 1 था, ठीक है? अच्छा, दूसरा एडिटोरियल है कि उससे ही अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भई सैलाब आ गया, चीज़ें आ गई, अब हम क्या करें? अब मसला ये है कि देखें ज़ाहिर है अगर हम इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, चीज़ें मँगवाते हैं सब्जियाँ वगैरह, तो वो क्या है हमें अ, मतलब ज़ाहिर है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगी, जल्दी भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब सवाल आ रहा है कि क्या अब उससे इम्पोर्ट करनी चाहिए इंडिया से? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी सियासी पार्टी जब कोशिश करती है इंडिया से कुछ मँगवाने की, कोई बात करने की, तो क्या है ख़ास तौर पे इसको सियासी रंग दे दिया जाता है और बहुत ज़्यादा ऑपोज़िशन होती है। लेकिन साथ ये कह रहे हैं क्योंकि इस वक़्त जो पीडीएम में है ना वो पहले ही 14 जमातें साथ है, तो हो सकता है इतनी ज़्यादा मुखालफत ना हो, ज़ाहिर है सिर्फ़ पीटीआई बाहर रह जाती है। लेकिन साथ में तो कह रहे हैं उन्होंने कहा जी पीटीआई को भी ये बात समझनी चाहिए कि हालात जितने ख़राब हैं, तो आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करो, अपने वो पुराने आपके बदले हैं वो पूरे ना करो। तो ये हालात उन्होंने कहा ऐसे नहीं है कि आप तनकीद बराए तनकीद करो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जी आसानी रहेगी अगर हम इंडिया से इम्पोर्ट कर लें, लेकिन जो साथ मुश्किलात हैं, जो सवालात हैं उस वो उठाए हैं कि क्या ये ऐसा हो सकेगा? कि क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इंडिया की वजह से हमें क्या है रिएक्शन इतना अच्छा नहीं मिलता। तो और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसी तजारत होनी चाहिए इंडिया के साथ? नहीं। उन्होंने कहा इस दौरान जो वाइड स्प्रेड उन्होंने कहा इस दौरान जो बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है क्रॉप्स की इसकी सैलाब की वजह से, तो उन्होंने कहा फ्रेश प्रपोजल जो है ना उनको रेज़ किया गया है ताकि बहाल की जा सके तजारत ट्रेड हम जो हमारे ईस्टर्न नेबर हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और एग्रीकल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा ये क्विकेस्ट मीन्स ऑफ होगा ब्रिजिंग अ लूमिंग डिमांड सप्लाई शॉर्टफॉल इन वेरियस किचन कमोडिटीज़। उनका कई किचन कमोडिटीज़ में हमें डिमांड सप्लाई शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है इस बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। तो उन्होंने कहा ये सबसे आसान और ज़रिया होगा कि अगर हम जो है ना इसके साथ बहाल कर लें अपनी अ, ये तिजारत ले, और उन्होंने कहा ये जो है हम इसको क्या है अपने डिमांड सप्लाई गैप को है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है? द क्वेश्चन the question of whether or not this can happen is a tricky one because talk of any ties with India, be a purely economic in nature, invites a knee-jerk reaction and a fair bit of politicking from any faction looking to make some quick political capital. उन्होंने कहा अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी है कि भाई क्या हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बेशक माशी जो है ना नेचर की भी ताल्लुकात हों, तो उससे जो है वो हमें क्या है नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलता है एंड फेयर बिट ऑफ पॉलिटिकिंग फ्रॉम एनी फैक्शन लुकिंग टू मेक सम क्विक पॉलिटिकल कैपिटल। और उसमें उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर है लोग इसको क्या है सियासी रंग दे देते हैं कि जी आप इंडिया के करीब होने जा रहे हो, इंडिया से सियासत वो करने जा रहे हो, तिजारत करने जा रहे हो, तो एक बैकलैश भी देखने को मिलता है उस हवाले से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी in purely logistical terms, it makes sense for Pakistan to first tap its neighbors for its immediate needs before turning to global markets. अब कह रहे हैं जी लॉजिस्टिकल टर्म्स, हम लॉजिस्टिकल टर्म्स क्या है कि वहाँ से आना आसान होगा, करीब होगा। फिर उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा अगर लॉजिस्टिकल टर्म्स में बात करें तो ये वाकई ये मेक सेंस करता है पाकिस्तान को कि ये पहले उन्होंने कहा कि जी अपने नेबर से पता कर ले, चेक कर ले कि भाई यहाँ से हो सकता है कि नहीं, ताकि इनकी जो फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें और इससे पहले कि क्या है आप ग्लोबल मार्केट्स पे जाओ, क्योंकि वहाँ देखें हर चीज़ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो उन्होंने कहा आसान हल तो ये इंडिया है वहाँ से इम्पोर्ट करना, लेकिन जो उसके साथ सवालात हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल में। अब कह रहे हैं जी both the cost and shipment and the time taken for the goods to reach local markets will be much lower in case foodstuff is imported from India rather than anywhere else। उनका कॉस्ट ऑफ शिपमेंट भी और जो टाइम है जो मतलब यूज़ होगा गुड्स को लोकल मार्केट्स तक पहुँचने में, वो उन्होंने कहा वो कम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम इंडिया से मंगवाएँ तो कम होगा बजाय इसके कि हम कोई बहुत दूर किसी मुल्क से मंगवाएँ। ठीक है? उन्होंने कहा जी इंडिया से अगर हम चीज़ें मंगवाते हैं तो ये टाइम कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और क्या है
Faced with this situation where every penny spent on imports must be spent conservatively, our policymakers will find new choices that are more cost effective in this regard. उनका उस टाइम जो हमें सूरत हाल का सामना है जहाँ हर penny है ना जो imports पे खर्च हो उसको खर्च किया जाना चाहिए कंजर्वेटिवली यानी बड़ा देख दाल के खर्च किया जाना चाहिए उनका पॉलिसी मेकर जो है ना उनको जो है नई चॉइसेस मिल जाएंगी जो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव होंगी इस सिलसिले में दी एंड कंज्यूमर्स फिर उन्हें कहा अगर इंडिया से हम चीज़ें मंगवाते हैं तो एंड कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा कि द एंड कंज्यूमर्स टू विल बेनिफिट फ्रॉम द लोअर कॉस्ट एंड क्विकर अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज तो उन्हें कहा जो एंड कंज्यूमर्स हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे ये लोअर कॉस्ट होने की वजह से और ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी आइटम्स की एवरीडे यूज़ के लिए Resuming imports can also provide a blueprint for the broader resumption of routine commerce between Pakistan and India in the future. उन्होंने कहा अगर बहाल हो जाती हैं इम्पोर्ट्स वो एक ज़रिया बनेंगी एक पूरा रोड मैप एक प्लान देने के हवाले से कि किस तरीके से हमने ब्रॉडर रिजम्पशन करनी है रूटीन कॉमर्स की बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ये तो चलें आप हंगामी बुनियादों पे उन्होंने कहा जी आप इम्पोर्ट कर लेंगे लेकिन किस तरह आम हालात में भी किस तरह हमने रिज्यूम करना है पाकिस्तान इंडिया ट्रेड टाइज तो उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमें क्या है एक वो मिल जाएगा आइडिया एक प्लान लेकिन अब उसमें उन्होंने कहा ये कि जी आपने पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत करनी है इम्पोर्ट करने के लिए तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है और साथ ही साथ जो है ना वो स्टेट जो है वो एक कंक्लूजन लेके आए कि जी ट्रेड इंडिया के साथ करना है कि नहीं उन्होंने कहा कोई भी डिसीजन जो लिया जाए must not fall victim to infighting and politicking at the expense of whoever formally gives the call to proceed. उन्होंने कहा अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो ये नहीं होना चाहिए कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए सियासतबाजी शुरू हो जाए किस एट द एक्सपेंस ऑफ यानी कि फिर किसका नुकसान होगा whoever formally gives a call to proceed कि जो भी पार्टी कहे कि भाई ठीक है इंडिया के साथ करनी है ये ना हो कि आप उसको जो है ना भेंट चढ़ा दो सियासत की और उन्होंने कहा कि जो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पहले ही हिस्सा हैं कोलिशन गवर्नमेंट का तो उन्होंने कहा हो सकता है वो उनको आसान लगे कि वो एक कंसेंसस पे आ जाएं इस सिलसिले में लेकिन अब ज़ाहिर है पीटीआई अलहदा है वो अब मुखालफत उसको करनी चाहिए कि नहीं उस हवाले से बात करें उन्होंने कहा ताहम जो पीटीआई है ना उसको रीज़न देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में क्या है उस टाइम पे जब हमें अनप्रेसिडेंटेड ये सैलाब देखने को मिल रहा है क्लैमिटी देखने को मिल रही है बजाय इसके कि वो उसको देखे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि सेटल करे ओल्ड स्कोर्स उन्होंने कहा पार्टी है ना वो अगर पीटीआई की भी बात करें तो वो सीरियसली सोच रही थी कि जी हम तजारत बहाल करें शॉर्टली बिफोर इट्स आउटस्टर अपने मतलब जब इनको निकाला गया था उससे थोड़ी देर पहले बिल्कुल सोच रही थी कि जी हम इंडिया से तजारत बहाल करें and he had even formally announced a restoration of trade ties in April last year before rolling it back और उन्होंने कहा जी उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया था बहाली का तजारत मतलब ट्रेड टाइज के बहाली का कब अप्रैल में लास्ट ईयर बिफोर रोलिंग इट बैक क्योंकि बाद में जब इनको प्रेशर वगैरह आया तो उसको इनको रोल बैक करना पड़ा वापस लेना पड़ा लेकिन उन्होंने कहा ये पीटीआई वाले भी तैयार थे इससे ट्रेड टाइज बहाल करने के हवाले से Though both the PMLN and PPP had loudly resisted restoration of trade back then, उन्होंने कहा उस टाइम पे PMLN और PPP ने है ना वो इसमें उन्होंने resist किया था एतराज़ किया था कि ये बहाली के हवाले से ट्रेड बैक देन लेकिन उन्होंने कहा जो पीटीआई है would serve the nation well by avoiding retaliation now तो उन्होंने कहा कि जी जब ये पीटीआई वाले करना चाह रहे थे तो पीएमएलएन और पीपीपी वालों ने है ना वो एतराज़ किया था रेजिस्टेंस दिखाई थी लेकिन उन्होंने कहा आप पीटीआई वालों को है ना वो इस नेशन को सर्व करना चाहिए कि वो मतलब ये ना करें कि जी तब इन्होंने एतराज़ किया था तो अब ये इस पे एतराज़ कर दें कि भाई इंडिया से आपने इम्पोर्ट नहीं करना उन्होंने कहा इफ़ इट हैज़ reviewed and understood the plus points of trade with India and its earlier move suggest that it has उन्होंने कहा अगर उसने रिव्यू कर लिया और ये समझ लिया है कि भाई प्लस पॉइंट्स हैं अगर हम तजारत करें इंडिया के साथ और उन्होंने कहा जो इसके पहले फैसले थे ये निकाल जाने से ज़रा पहले ऐसे पता चलता है कि भाई उन्होंने सारा डिसाइड कर लिया था इट मस्ट नॉट प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम इट उन्होंने कहा पीटीआई को नहीं कोशिश करनी चाहिए कि वो रोके प्रिवेंट करे लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा उठाने से ठीक है तो बेसिकली ये एडिटोरियल था हमारे पास कि क्या हमें इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं एक तो उन्होंने कहा है कि जी हमें यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा फिर टाइम भी कम लगेगा यहाँ चीज़ें लाने पे लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अगर आप डिसाइड कर रहे हो इंडिया के साथ हमने ट्रेड करना है तो उन्होंने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए और उसमें उन्होंने कहा कि जी पीटीआई वाले जब ये इनको निकाला गया था उससे पहले बिल्कुल करीब थे इस ट्रेड टाइज को बहाल करने में और लेकिन उस टाइम पे पीएमएलएन और पीपीपी ने तकीद की थी लेकिन ये कह रहे हैं कि जी इस टाइम पीटीआई वालों को समझना चाहिए कि इस टाइम पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है
और उसको गो अहेड देना चाहिए ताकि वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकें। और उन्होंने कहा हो सकता है इसी वजह से जो है ना, ये तो अभी एक हंगामी बुनियाद पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाद में जो है वो हमारे पास आम रूटीन में भी है ना वो इंपोर्ट हम वहाँ से कर सकें, ट्रेड ट्राइज बहाल कर सकें। ठीक है, ये दूसरा एडिटोरियल था। तीसरा एडिटोरियल हम थोड़ा-सा कर लेते हैं। बेसिकली ये गोर्बाचोव्स डिमाइस के हवाले से था कि ये शख्स जो मरा है, अब आपको सारा पता होना चाहिए भई गोर्बाचोव है था कौन? मिखाइल गोर्बाचोव, इसकी डेथ हुई है ट्यूसडे को। और ये किससे एसोसिएटेड है? ये डिसोल्यूशन जो हुई थी, ये टूटा था सोवियत यूनियन, उस हवाले से थे। तो इसको आप ज़रूर जाके विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा, गोर्बाचोव क्या था? क्या उसके फ़िलॉसफ़ी थी? किस चीज़ को वो फ़ॉलो करता था? तो सारा आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इस हवाले से सारा था। ये शख्स मरा है, गोर्बाचोव्स डिमाइस, तो उसका आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो बाकी आज ये हमारे एडिटोरियल थे। इसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसको मेरी कोशिश थी आज ज़्यादा एक्सप्लेन कर लूँ, दो एडिटोरियल, क्योंकि तीनों को अगर एक्सप्लेन करते हैं ना तो बहुत लेंथी भी हो जाता है और लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो आज मेरी कोशिश थी कि दो एडिटोरियल्स को ज़्यादा अच्छे से बयान कर सकूँ। बाकी ये गोर्बाचोव के हवाले से आप नेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, उसको सर्च कर सकते हैं कौन था, और सारा आपको इसकी जो है ना सारा आपको इसका बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।